हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रवि पटेल और रवि एग्जाम ऑफिशियल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि लगातार हमारी सीरीज गांधी एरा पर चल रही है, गांधीयन एरा, गांधी युग। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अफ्रीका की यात्रा। वहां पर जितना संघर्ष गांधी जी ने उन मजदूरों को जो अनुबंधात्मक तरीके से गए थे, उनको छुड़ाने के लिए, उनके लिए जो प्रयत्न किया गांधी जी ने, उनके बारे में लगातार हम पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में एक आज छोटा सेशन है और हो सकता है आज गांधी जी का जो एक अफ्रीका यात्रा था वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम कल से भारत में आंदोलन गांधी जी ने किया, भारत की आज़ादी में गांधी जी का जो योगदान था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम गांधी जी के थोड़ा जो बचा है पोर्शन अफ्रीका में वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले उनका एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कोड है, उसे देखते हैं। साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू एंगर। मतलब आप जितना भी क्रोध होते हैं, जितना आप क्रोधित होते हैं, उसका सबसे बेस्ट सलूशन है कि आप मौन रहें, आप चुप रहें, तभी आप किसी चीज को जीत सकते हैं। ये गांधी जी का परम हथियार था, अहिंसात्मक। आप अहिंसात्मक, आप चुप होकर अपनी बातों को कहें, ना कि क्रोधित होकर। तो इसीलिए इनका कोड, ये गांधी जी ने का कोड है। साइलेंस इज द बेस्ट एंजर साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू एंजर। जितना आप मौन तरीके से खुद को जीत सकते हैं, उतना ही आपके लिए कोई भी चीज सहायक होगी। हम इसी बेस्ट लाइनों के साथ आपको अफ्रीका की यात्रा में पुनः ले चलते हैं, जहां से हमने कल इस यात्रा को रोका था। हम कल की यात्राओं को रिकॉल करा दें, क्या क्या पढ़े थे हम गांधी जी के बारे में। तो सबसे पहले गांधी जी ने वहां पर उदारवादी नीति अपनाई, उदारवादी, और इसके माध्यम से पत्रों के, और इसमें क्या हुआ, पत्रों के माध्यम से अपनी बात कही। उसके बाद अहिंसात्मक तरीके से या इसे कह सकते हैं सत्याग्रह। उसके बाद इसमें भी अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन किए। उसके बाद गांधी जी ने पंजीकरण के विरोध में आंदोलन किया। इसमें क्या होता था, इसमें जो भारतीय मजदूर थे, उनको वहां की जो सरकार थी, इसके माध्यम से अंगूठे के निशान वाला एक कार्ड अपने साथ लेकर चलना अनिवार्य कर दिया गया था। आप इसे लेकर नहीं चलेंगे तो वहां की जो सरकार है, वहां के जो पुलिस प्रशासन था, वो इन चीजों का, इन लोगों को पकड़कर जेल में डाल देती थी, इनके साथ यातनाएं करती थी। इसके खिलाफ गांधी जी ने भी जो पंजीकरण के विरुद्ध भी अभियान किया। और इसी कड़ी में 4 नंबर पर आप्रवासी निषेध का विरोध। गांधी जी ने फिर इस कड़ी में अप्रवासी भारतीय का, जो अप्रवासी थे, मतलब वहां पे जो सरकारें थी, जो अप्रवासी थे, उनको वहां पर जाने से रोका जा रहा था,
तो इसके खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किया। उसके बाद वैवाहिक मान्यता के खिलाफ आंदोलन। इसमें क्या होता था, एक मोटा मोटा रिव्यू है, ये सब पढ़ा चुके हैं, इसके बारे में बता चुके हैं, सब बता चुके हैं। वैवाहिक मान्यता के खिलाफ आंदोलन, वहां की जो सरकारें थी उन्होंने एक कानून लेके आया और उस कानून में प्रावधान किया कि जो भी भारतीय मतलब ईसाई को छोड़कर भारतीय, पारसी, मुस्लिम यदि वो ईसाई धर्म के रीति रिवाज का, कस्टम्स का प्रयोग करके अगर शादी नहीं की है तो उनकी इन मान्यताओं का, इनकी इन शादियों को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो वैवाहिक मान्यता के खिलाफ जो अवैध घोषित कर दिया गया था, जो ईसाई नहीं थे, जो अपने रीति रिवाज से शादी की थी, उनके खिलाफ भी गांधी जी ने आंदोलन किया। इसी कड़ी में गांधी जी ने वहां पर इसी कड़ी में बात करते हैं, गांधी जी 1908 में जेल गए। नटाल कांग्रेस की स्थापना की 1906 में। क्लियर। एक टॉल स्टाई फार्म, टॉल स्टाई फार्म की स्थापना 1910 में की। क्लियर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, ये भी नटाल कांग्रेस की स्थापना कहां पर की, किसने की, गांधी जी ने की। टॉल स्टाई फार्म की स्थापना किसने की, गांधी जी ने कब की, 1910 में की। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं और ये सब क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, वनडे से लेकर मतलब एक बढ़िया लेवल का, पीसीएस लेवल तक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो टॉल स्टाई फार्म की स्थापना गांधी जी ने 1910 में की थी। ठीक है। इसमें क्या था, जब टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना गांधी जी को एक प्रकार से कह सकते हैं कि मजबूरन करनी पड़ी, क्योंकि आंदोलन धीरे धीरे अपनी गति को कम होना कि मतलब जब संसाधन खत्म होने लगते हैं तो आंदोलन कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पर होता है। तो इसी कड़ी में लगातार आंदोलन डाउन होता जा रहा था, गतिविधियां उनकी उतनी ज्यादा नहीं हो रही थी। तो गांधी जी ने देखा कि अब क्या किया जाए जिससे फिर से आंदोलन अपने चरम सीमा पे हो, लोग अपनी मांगों को फिर से एक बार। तो उन्होंने इसी कड़ी में टॉल स्टाई फार्म की स्थापना 1910 में की और इसके माध्यम से भारतीयों ने भी भर भर के यहाँ पर पैसे दिए, पैसे जुटाकर भेजा गया। वहां पर भी लोगों ने पैसे जुटाए और इस टॉल स्टाई फार्म के माध्यम से फिर एक बार आंदोलन खड़ा हुआ। तो टॉल स्टाई फार्म की स्थापना 1910 में गांधी जी ने की थी। क्लियर। अब हम बात करते हैं, आज बहुत नहीं बचा है, बस थोड़ा सा बचा है। ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट के विरुद्ध, ठीक है,
ये क्या था? ट्रांसवाल इमिग्रेशन के विरुद्ध विरोध। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करने के बाद, क्योंकि हेडिंग से ही पता लग रहा है कि ट्रांसवाल इमिग्रेशन, इमिग्रेशन क्या होता है? एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाना। तो नटाल छोड़कर जितने भी लोग थे, नटाल छोड़कर कहां जाने लगे? ट्रांसवाल जाने लगे। क्लियर? और इसका विरोध वहां की सरकारें कर रही थी, वहां की सरकारें इसका विरोध कर रही थी। फिर भी गांधी जी के कहने पर जितने भी भारतीय मजदूर थे, भारतीय आंदोलन में जो लोग लगातार कार्यरत थे, वे सब ट्रांसवाल को छोड़कर नटाल जाने लगे और इसी का विरोध वहां की सरकारों ने किया। इसका विरोध इस कदर हुआ कि भारत में भी बहुत ज्यादा इसकी गूंज उठने लगी। इसी कड़ी में एक नाम और जुड़ जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले लगातार एक वर्ष, लगातार एक साल पूरे भारत का भ्रमण किया और भारतीय मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयास किया। उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। भारतीयों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था, भारतीय मजदूरों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था। तो उस अत्याचार को खत्म करने के लिए गांधी जी के साथ गोपाल कृष्ण गोखले, इनकी भी भूमिका बहुत ही शानदार, लाजवाब थी। इस सभी भारतीयों को, भारतीय मजदूरों को वहां से न्याय दिलाने में यातनाएं हो रही थी। और इस जब गांधी जी से की मुलाकात लॉर्ड हार्डिंग से हुई, क्योंकि उस समय के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे, इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई, फिर भी कोई सलूशन नहीं निकला। लगातार इसका विरोध होता रहा और स्वयं लॉर्ड हार्डिंग ने भी, जो भारतीयों के प्रति यातनाएं हो रही थी, भारतीयों को लगातार एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था, हार्डिंग ने भी इसकी निंदा की और आलोचना की और कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किंतु ज्यादा कुछ नहीं मिला। उसके बाद गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले और वहां की सरकार, जब आंदोलन चलता रहा लगातार, ये लोग अपनी मांगों को लेकर निडर तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अपनी मांगों को मांगते रहे। वो समय आया कि वहां की सरकार, गांधी जी और अन्य भारतीय मजदूर बैठकर सरकार से बातचीत की, समझौता हुआ और समझौता में लास्ट में समझौता, हेडिंग कह सकते हो, समझौता मतलब ये सब चीजें हो गई थी। जब वहां की गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अब ये लोग नहीं मानने वाले हैं, इनकी बात को मानना ही पड़ेगा, तो उसके बाद समझौता हुआ और गांधी जी के साथ बैठकर अन्य लोग भी इस समझौते में शामिल हुए और जो 3 पाउंड का कर लगाया गया था पंजीकरण के विरुद्ध, जो अभियान चल रहा था, उसको सरकार ने वापस ले लिया। जो वैवाहिक, जो अपने रीति रिवाज से हिंदू मुस्लिम पारसी शादी की थे, उनको यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया। इस तरह गांधी जी ने समझौते के माध्यम से अपने उचित
मूल्यों से, अपने अहिंसात्मक तरीके से हो रहे भारतीय मजदूरों पर जो अत्याचार हुआ, उससे उनको वहाँ पर निदान दिलाया। जो भी समस्याएँ थी, क्योंकि वहाँ पर 3 पाउंड का कर लगाया गया था उन भारतीय मज़दूरों पर जिनकी आय 10 सीलिंग से भी कम थी, और इसी के माध्यम से यही माँग को लेकर लगातार गांधी जी मुखर रहे, और उन्होंने इस आंदोलन में, इन सभी चीज़ों में इतना तो जान लिया था कि अपनी माँगों को कैसे मनवाया जाए। गांधी जी का व्यक्तित्व यहीं से निखर कर आया, और उसके बाद गांधी जी की 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। हम कल से गांधी जी के बारे में भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। ये तो अभी था दक्षिण अफ्रीका के परिप्रेक्ष्य में। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद आप सभी का।